वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। देखिए आज हम करेंगे मिड टर्म में जो पेपर हुआ था उसके आंसर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर खंड क का, जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से और अपने चुने हुए क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने के लिए किए गए कार्य को क्या कहेंगे। तो इसका आंसर था आपका खा, आजीविका। इसके साथ एक क्वेश्चन और था अथवा करके, समाज के कमजोर अपेक्षित वंचित वर्ग के लिए कार्य करने वाले व सामाजिक सुधार लाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर था सामाजिक उद्यमी का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक का स्तर नहीं है। तो देखिए इसका आंसर था घ, फैक्ट्री मानक। फिर थर्ड क्वेश्चन था, महिला मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए डैश मंत्रालय ने महिला प्रकोष्ठों की स्थापना की है। तो इसका आंसर था श्रम का आंसर था इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, SARI परियोजना भारत के डैश किस राज्य में चलाई गई है। तो ये तमिलनाडु में चलाई गई थी। अथवा करके एक क्वेश्चन और था, रेड रिबन एक्सप्रेस एक देशव्यापी डैश था जो लोगों में डैश के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए चलाया गया था। तो इसका आंसर था अभियान एड्स। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन था हमारा, एक रोगी का आहार्य संशोधन कौन करता है। तो देखिए आहार्य संशोधन के लिए नैदानिक पोषण विशेषज्ञ इसके आंसर में था। फिर उसके बाद सिक्स क्वेश्चन था मिलान करने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन था का। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था बच्चा गोद लेने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करती है। मीन्स जब हम बच्चा गोद लेने जा रहे हैं तो उसके लिए दिशा निर्धारित करने वाली संस्था कौन थी। तो इसका नाम था CARA। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आठवां क्वेश्चन, संयोगवंश या जानबूझकर खाद्य पदार्थ में सस्ता या अशुद्ध अवयव मिलाना क्या कहलाता है। तो ये अपमिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक का था, डैश को मानव कारक अभियांत्रिक भी कहा जाता है। तो यह इसका आंसर था यहाँ पर सुकार्य की। इसके साथ अथवा करके था फिलिंग द ब्लैंक, वह व्यक्ति जो किसी नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठाता है क्या कहलाता है। तो वह उद्यमी कहलाता है। इसके बाद आपका 10th क्वेश्चन था, डैश अंतर सरकारी संस्था जो खाद्य शोध सुरक्षा गुणवत्ता शोध व व्यापार को सुसाध्य बनाती है, भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इसका सदस्य है। तो वो कौन है, वह था CAC मीन्स कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। 11th क्वेश्चन है जो कि डायग्राम पर बेस्ड था, निम्न हस्तकला को पहचाने और उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर यह प्रचलित है। तो यह असम की थी और बाँस शिल्प यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट था अथवा करके क्वेश्चन, ये भी आपका डायग्राम बेस्ड था, निम्न हस्तकला पहचाने वह कौन सा राज्य इस कला के लिए प्रसिद्ध है लिखिए। तो यह था आपका नारियल शिल्प जो कि केरल से संबंधित है। इसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए क्वेश्चन था कि भारत का जो परंपरागत व्यवसाय है उनके नाम पूछे गए थे, या उड़ीसा किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए था स्पेशली क्वेश्चन। इसके बाद 12th क्वेश्चन था हमारा, IDA किस तत्व की कमी से होता है, इसका मुख्य लक्षण क्या है। तो देखिए यह लौह तत्व की कमी से होता है और इसका लक्षण था शारीरिक थकान का अनुभव करना। फिर 13 क्वेश्चन था ECC का पूरा नाम क्या है। तो यह था आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसके बाद 14 क्वेश्चन है SOS बाल गांव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे बच्चों को परिवार आधारित देखरेख प्रदान करना है जो किसी कारणवश अपने जैविक परिवार के साथ नहीं रहते हैं। इसके साथ अथवा करके क्वेश्चन था कि 2 या 3 वर्षीय बालक को टोडलर नाम से क्यों जाना जाता है। टोडलर जो कि आपका मेंढक का जो बच्चा होता है उसे हम टेडपोल बोलते हैं, और जो कि फुदक फुदक कर चलता है तो उसी के नाम से रिलेटेड बच्चे का नाम भी टोडलर रखा जाता है। 2 से 3 वर्ष के बच्चे टोडलर कहलाते हैं और वो फुदक कर चलने की जो उनकी प्रवृत्ति है उसी के कारण उसका नाम टोडलर रखा गया है। इसके बाद खंड ख शुरू होता है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पैराग्राफ से बेस्ड हैं, केस स्टडी पर आधारित है। तो इसमें 15 क्वेश्चन रहेगा कि 100 न्याय अधिनियम का सरोकार बच्चों के कौन से संवर्ग से है।
तो देखिए इसका जो आंसर था वो था आपका ग। मीन्स वे कानून जो जो बच्चे कानून का उल्लंघन करते हैं वो आते हैं इसके अंदर, या जिन्हें देखभाल व संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। तो दोनों ही आंसर थे इसमें, इसीलिए इसका आंसर ग था। 16 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत के युवाओं के लिए चलाया गया है? तो देखिए यह था आपका NSS। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी संवेदनशील में नहीं आती है? इसमें पूछा था कि कौन से हैं जो कि संवेदनशील में नहीं आते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन था वो था शहर में रहने वाले युवा, बिकॉज जो अदर 3 ऑप्शन हैं वो तीनों ही संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, केवल यही था जो कि संवेदनशील श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद 18 क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो इसमें जो सेंटेंस गलत था वो था कि भारत स्काउट और गाइड छोटे बच्चों के लिए गैर सरकारी शैक्षिक आंदोलन है। तो ये गलत था क्योंकि यह एक सरकारी शैक्षिक आंदोलन है। इसके बाद 19 क्वेश्चन था, निम्न में से क्या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कम करने में सहायक है? तो इसमें था निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मीन्स जब हम जल को दूर कर देते हैं, किसी खाद्य पदार्थ से जल निकाल देते हैं तो इससे सूक्ष्म जीव अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसके बाद 20th क्वेश्चन है, विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें आधारभूत विज्ञान विषय जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कलाएँ, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान शामिल है, क्या कहलाता है? तो वो आपका खाद्य विज्ञान कहलाता है। इसके बाद ही अथवा करके क्वेश्चन था कि जीवाणु एक निश्चित ताप के परास पर वृद्धि करते हैं जिसे खतरे का क्षेत्र कहते हैं। तो ये तापमान है, तो इसमें जो तापमान रहेगा वो 5 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड में है। इसके बाद है 21वां क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ जो सामान्यतः 1 वर्ष तक खराब नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये अविकारीय खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन था 21 नंबर का, आयोडीन युक्त नमक विटामिन ए युक्त तेल किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए यह खाद्य परवलीकरण का एग्जाम्पल था। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, पोषण औषध और पादप रसायन में अंतर बताइए। तो देखिए पोषण औषध क्या है? ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी विशिष्ट पदार्थ होते हैं, और जो पादप रसायन है ये पौधों में पाए जाने वाले जैव सक्रिय पदार्थ है जैसे विटामिन सी, विटामिन ई आदि। इसके बाद 23 क्वेश्चन था आपका, हाँ जी, इसी के साथ 22 में अथवा करके क्वेश्चन था, नैदानिक पोषण और आहारिकी के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के 4 अवसर बताइए। तो इसके जो 4 अवसर है वो है नैदानिक पोषण और आहारिकी में आहार विशेषज्ञ है, दूसरा था आहार सलाहकार, तीसरा था शिक्षक, चौथा था उद्यमी, फिर पोषण विपणन और तकनीकी लेखन। तो ये इसके रोजगार के अवसर हो सकते हैं। इसके बाद 23वां क्वेश्चन था, जीवन कौशल लोगों को जीवन की दैनिक आवश्यकताएं और चुनौतियों से निपटने में सहायता करते हैं, किन्हीं 4 जीवन कौशलों की सूची बनाइए। तो जो 4 जीवन कौशल है वो आपके स्व जागरूकता, संप्रेषण, निर्णय लेना, प्रानुभूति, समस्या सुलझाना एक्सेट्रास हो सकते हैं। इसमें जो भी है ऑप्शन आपको लग रहा है कि इजी है, आप पढ़ सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं इसमें से। इसमें 10 बता रखे हैं जीवन कौशल के एग्जाम्पल। इसके बाद है 24वां क्वेश्चन, आपकी छोटी बहन को दस्त लगे हैं, आप उसे किस प्रकार का भोजन देंगे और क्यों? उस भोजन के 2 उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए उसको जो है पूर्णतः तरल आहार देंगे, कारण क्योंकि पाचन तंत्र को आराम और निर्जलीकरण से बचाना है, मीन्स जो जल की कमी होगी उससे भी बचाना है और पाचन तंत्र को आराम मिले, इसे पूर्णतः तरल आहार देंगे। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल पूछा था, तो इसमें नींबू का पानी, जीवन रक्षक घोल, चाय आदि आ सकते हैं। इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन था कि रीना के दादाजी एक दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए हैं, उन्हें भोजन किस प्रकार से दिया जाएगा समझाइए। तो उन्हें हम अंतस्राव से देंगे क्योंकि वो कोमा में चले गए हैं, उनका पाचन तंत्र अभी काम नहीं कर रहा है, और इससे क्या होगा कि रोगी को पोषण विलयन से दिया जाएगा, यानी कि शिरा के वो ड्रिप के द्वारा दिया जाएगा, जिन्हें शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन था, BBBP योजना का पूरा नाम क्या है? इस योजना के 2 उद्देश्य हैं। तो देखिए इस योजना का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पक्षपाती जो लिंग चुनाव है उसकी प्रक्रिया को खत्म करना था, लिंग अनुपात में सुधार लाना था। इसके बाद 26वां क्वेश्चन था, रोगी की पोषण स्थिति के मूल्यांकन के 2 तरीके। मीन्स आप कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं किसी की पोषण स्थिति अच्छी है? तो इसके लिए मानव मिति माप है,
मीन्स लंबाई, भार या शारीरिक माप ले सकते हैं, हम उससे पता लगा सकते हैं कि उसका जो पोषण स्थिति अच्छी है कि खराब है। या इसके अलावा प्रयोगशाला में जैव रासायनिक जांच कर सकते हैं, जैसे कि रक्त की, मल की, मूत्र की। इसके बाद थर्ड है कि रोगी के स्वास्थ्य, आहार या व्यक्तिगत चिकित्सा इतिहास की भी विस्तृत हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 27वां क्वेश्चन था, विकास संचार की 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, यह कमजोर, उपेक्षित तथा पिछड़े लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है, क्योंकि जो संचार है वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती हैं, नॉलेज देती हैं, शिक्षित भी करती हैं, सूचनाएं भी देती हैं। इसके साथ साथ लोगों के संबंधों को बेहतर बनाती हैं और हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास में भी हेल्प करती हैं। इसके बाद 28वां क्वेश्चन था, तनु ने कैंटीन में 200 ml दूध खरीदा और ऐसे ही पी लिया। घर आने के बाद उसे दस्त और वमन लग गए। तो देखिए, इसमें पूछा है कि इस स्थिति का कारण क्या वजह थी कि उसको ये हुआ, या उसको क्या करना चाहिए था, या यह रोगाणु कितने समय में अपनी संख्या दुगनी कर लेता है। तो देखिए, यह साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से ये प्रॉब्लम उसको हुई है। उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था इसमें, वो ये पूछा था कि भाई इस अवस्था में रोग से बचने के लिए तन्नू क्या करना चाहिए था। तो देखिए, तन्नू को उबला हुआ दूध पीना चाहिए था, क्योंकि गर्म करने पर रोगाणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो रोगाणु कितने समय में अपनी संख्या दुगनी कर लेते हैं, प्रत्येक 20 मिनट में। इसके बाद 29 क्वेश्चन है, कोडेक्स और ISO में 3 अंतर बताने थे। तो देखिए, ये 3 अंतर इसमें है कि जो कोडेक्स है ये राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन है वो धीमे होते हैं, और इसमें जो अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन किया जाता है। और ISO क्या है, ये स्वैच्छिक होता है, और यह प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसमें मानकों का पुनर्वलोकन किया जाता है, मतलब दोबारा से अवलोकन किया जाता है 5 वर्ष बाद, और इसमें वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन किया जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन था, अथवा करके कि एक भावी खाद्य प्रौद्योगिकी के रूप में उद्योग द्वारा आप किस ज्ञान और कौशल की अपेक्षा की जाती है। तो इसमें सामग्री के रूप में खाद्य की, दूसरा खाद्य उत्पादन विकास की, और तीसरा रेसिपी विकास में। इसके बाद 30वां क्वेश्चन था, रेडियो विकास संचार के क्षेत्र में प्रिंट मीडिया की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। रेडियो की इस क्षेत्र में भूमिका पर समीक्षा करनी है। तो देखिए, रेडियो सबसे सुविधाजनक होते हैं, सस्ते भी होते हैं, लोगों में अधिक से अधिक पहुंच सकते हैं, लोगों तक अधिक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, सुलभ है, चल माध्यम में कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कम समय में अलग अलग विषय की जानकारी देता है रेडियो, और केवल साक्षात्कार ही व्यक्ति इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, बल्कि जो अनपढ़ है वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, ये इसका आंसर था। इसके बाद आपका आता है 30 में ही अथवा करके पूछा था क्वेश्चन कि मुद्रण माध्यम का प्रभाव 1969 में दिल्ली के एक गांव में देखा गया, जिससे उस गांव में अत्यधिक विकास हुआ था। तो इस परियोजना का नाम क्या था? इसका नाम था छतेरा गांव परियोजना। यह किस समाचार पत्र के रिपोर्टों के दल ने यह कार्य किया था? तो यह हिंदुस्तान टाइम्स ने इसका किया था। इसके बाद थर्ड था कि इस परियोजना में समाचार पत्र के रिपोर्टों ने क्या प्रयास किए और उसके लाभ गांव को हुए थे? तो देखिए, हाँ जी, इसका लाभ गांव को हुआ था, और रिपोर्टों के दल ने गांव की स्थिति के बारे में विस्तृत लेख लिखे थे। इसमें ग्राम चौपाल, व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं, उनके जीवन यापन की समस्याओं के बारे में बताया था। और इसके छपने के कारण क्या हुआ था, जब ये समाचार पत्र छपा था तो इसकी वजह से मशीन आई, पुल, सड़कों का निर्माण हुआ, बैंक खुल गए, ये सारे फायदे हुए। इसके बाद 31 क्वेश्चन था, गत वर्ष कोविड के कारण आपके पड़ोसी रतनलाल जी का पूरा परिवार मृत्यु का शिकार हो गया। उसकी आयु लगभग 70 वर्ष है, तो उसका कोई आय का साधन भी नहीं है। तो इसके लिए बताना था कि सरकार ने ऐसे वृद्धों के लिए कौन सी नीति आरंभ की है और यह किस वर्ष प्रारंभ की थी। तो देखिए, वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई है, और ये 1919 में शुरू की गई थी। और आर्थिक सहायता हेतु वृद्धों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। और सरकार के द्वारा जो चलाए गए 2 अन्य कार्यक्रम भी है जो कि इसमें सहायता करते हैं। तो वो थे मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाई, बहु सेवा केंद्र, वृद्धावस्था सदन, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद 32वां क्वेश्चन था, खाद्य परीक्षण की 4 पुरानी विधियों की सूची बनानी है जो घरों में आज भी उपयोग में लाई जाती है, और प्रत्येक विधि में बनाए गए खाद्य पदार्थों का उदाहरण भी देना था। तो देखिए, धूप में सुखाना, या जिसे हम निर्जलीकरण भी कहते हैं, इसमें गोभी, मटर, सेब, पापड़ सुखाए जाते हैं। हिमीकरण भी कर सकते हैं, इसमें गोभी, मटर, साग को हम फ्रीजर में रख लेते हैं
और नमक लगाना या मसालों का प्रयोग भी है, जिससे भी हम संरक्षण कर सकते हैं खाद्य पदार्थों का, जैसे कि इसमें अचार है, चटनी है, बना सकते हैं। इसके अलावा चीनियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैम, मुरब्बा इसके एग्जाम्पल हैं। भूनना या धूमन लगाना, इसमें मीट, मछली, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है, ECCE के 3 मुख्य उद्देश्य बताइए। तो देखिए इसके जो 3 मुख्य उद्देश्य थे वो था बच्चों का समग्र विकास करना, जिससे वे अपनी क्षमता पहचान सकें, विद्यालय की तैयारी कराना था, महिला और बच्चों के लिए सहायक सेवा प्रदान करना था। इसके बाद पूछा गया है कि मीना छोटे बच्चे के लिए अपने निजी निवास देखभाल केंद्र खोलना चाह रही है, तो उन्हें किन्हीं 4-5 कौशल और क्षमताओं को विकसित करना होगा। तो उसकी कौन कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए? बच्चों और उनके विकास में रुचि होनी चाहिए, उनकी छोटे बच्चों की आवश्यकता और क्षमताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बच्चों से बातचीत करने की क्षमता, प्रेरणा होनी चाहिए, कहानी सुनाना, बच्चों की शंकाओं के उत्तर देने की इच्छा, रुचि, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, ये सब। इसके बाद 34वां क्वेश्चन था, खाद्य सुरक्षा की परिभाषा लिखिए और खाद्य पदार्थों में 3 प्रकार के जो संकट पाए जाते हैं उनका उदाहरण दीजिए। देखिए खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह है कि यह सुनिश्चित करना कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, यह खाद्य सुरक्षा है। और खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जो संकट हैं वो भौतिक संकट, रसायन संकट या जैविक संकट हो सकते हैं। इसके साथ इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि भौतिक संकट क्या है, रासायनिक संकट क्या है और जैविक संकट क्या है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन था, श्याम अपने मित्रों के साथ पर्यटन के लिए हिमाचल के एक गांव में गया। वहां उसने कई लोगों के गले में सूजन और गांठ देखी थी। तो इस रोग का नाम क्या है? इस रोग का नाम है घेगा, गलगंड या आयोडीनहीनता विकार कह सकते हैं इसे हम। उस पौष्टिक तत्व का इसमें नाम बताना था या कार्य लिखना था जिसके अभाव से ये हुआ। तो ये देखिए आयोडीन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और इस तत्व की कमी से होने वाले अन्य समस्या क्या हो सकती है? देखिए अगर यह रोग हो जाता है गलगंड, तो इसकी वजह से मानसिक या शारीरिक वृद्धि भी रुक सकती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ सकती है। इसके बाद इसमें पूछा था कि इस तत्व की कमी से होने वाली एक अन्य समस्या बताइए। तो जो अन्य समस्या है वो बौनापन हो सकता है। इसके अलावा पूछा था इसी में 35 में, इस अभाव से बचने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो वह राष्ट्रीय आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है। इसके साथ ही अथवा करके क्वेश्चन था कि भारत कुपोषण का दोहरा भाग उठा रहा है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो दोहरा भाग में क्या आएगा? दोहरा भाग में अल्पोषण और अत्यधिक पोषण दोनों समस्याएं हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए 2 प्रकार की नीतियां कौन कौन सी सरकार ने अपनाई हैं? इसके लिए चिकित्सा, औषधीय या पोषण आधारित दृष्टिकोण यूज किया गया है। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ यह है कि एक टाइम तक जो है समय बंद है, एक टाइम तक इसका इफेक्ट होता है, इस जो नीति अपनाई गई है, और ये दीर्घ उपयोगी है, लंबे टाइम तक चलती है। संवेदन समूह को पूरक भोजन इसमें दिए जाते हैं। लेकिन हानि यह है कि ये थोड़ी महंगी है, सीमित कार्य क्षेत्र है। और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया था आगे कि भोजन या आहार आधारित नीतियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए ये जो नीतियाँ थी इसका लाभ था, मूल्य प्रभावी था, व्यापक क्षेत्र में था, यानी कि इसे बहुत ही बड़े क्षेत्र में किया गया था इस नीति को। और यह दीर्घ उपयोगी था, यानी कि लंबे टाइम तक यूज किया गया था। इसका अविषालुकता का खतरा इसमें नहीं था, यानी कि विषाक्तता का कोई खतरा नहीं था। लेकिन हानियाँ थी कि कृषि नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है, व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके बाद 36वां क्वेश्चन था, बाल गृह क्या होते हैं और ये किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होते हैं? विभिन्न बाल गृहों के बारे में बताइए। तो देखिए ये जो बाल गृह होते हैं उन बच्चों के लिए होते हैं जो कि अपने माता पिता से बिछड़ चुके हैं। देखिए उन बच्चों के लिए जो विभिन्न कारणों से सरकार की परिधि में आते हैं। सरकार द्वारा 3 प्रकार के घर स्थापित किए गए बाल गृह जिन्हें कहते हैं। इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें 3 तरह के गृह बताए गए हैं सरकार के द्वारा जो शुरू किए गए हैं, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह और बाल गृह। तो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। माइक से